देखिए लास्ट लेक्चर देख रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट के रिवीजन का। इसमें इक्विवेलेंसी के बारे में पढ़ेंगे। तो इक्विवेलेंसी सीखने से पहले देख लेते हैं कि मोलैरिटी क्या होती है। मोलैरिटी एक कंसंट्रेशन है किसी भी सॉल्यूशन की। तो कैसे डिफाइन होगी किसी लिक्विड सॉल्यूशन के लिए मोलैरिटी? मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, ये सब क्या होती हैं? डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन होती हैं किसकी? लिक्विड सॉल्यूशन की। तो नॉर्मलिटी की बात कर रहे हैं। नॉर्मलिटी को कैपिटल एन से दिखाएंगे। तो नॉर्मलिटी होती क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, किसमें? लीटर में। या ऐसे कह सकते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में कि किसी भी सब्सटेंस के कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिसॉल्व हैं 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में किसी भी सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या है? डिसॉल्व है, वो कहलाएगी मोलैरिटी। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलते हैं? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट से। तो देखिए आ गया वेट अपॉन, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स को हमने क्या लिख लिया? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब यहाँ देखिए इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर या जेड फैक्टर या एन फैक्टर, तमाम इसके नाम हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर या जेड फैक्टर इनटू ए वॉल्यूम, तो थाई। अब ये देखिए जेड फैक्टर कहाँ चला जाएगा अब? तो ये हो गया वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू जेड फैक्टर इंटू वॉल्यूम। ठीक, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, इतने पार्ट को वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम, इसको हम बोल सकते हैं मोलैरिटी। ऐसे देखिए वेट अपॉन मोलिकुलर वेट को क्या बोल देंगे? मोल्स। तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस के कितने मोल डिसॉल्व हैं पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, वो क्या कहलाती है? मोलैरिटी। तो इसे क्या लिख सकते हैं? मोलैरिटी। तो नॉर्मलिटी इक्वल हो गई मोलैरिटी इंटू जेड फैक्टर, क्योंकि ये हो गया मोलैरिटी। देखिए मोलैरिटी होती क्या है? मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, किसी भी सब्सटेंस के कितने मोल डिसॉल्व हैं 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम, या मोल्स को लिख सकते हैं वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो ये क्या कहलाती है? मोलैरिटी। ठीक है, और अगर हम बात करें तो यहाँ से एक नंबर ऑफ मोल्स भी निकल जाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकल जाएंगे? एम इंटू वी, यानी कि मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम को क्या बोल देते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। तो देखिए, तो नॉर्मलिटी किसके इक्वल हो गई? नॉर्मलिटी इक्वल हो गई किसके? जेड इंटू, नॉर्मलिटी एक तो हो गई नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, और एक क्या हो गया? नॉर्मलिटी आ गई मोलैरिटी इंटू जेड फैक्टर। एक नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गया किससे? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम से। तो दो तीन बातें आप समझिए। एक तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमें निकालना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो कैसा आ रहे हैं? डब्ल्यू अपॉन ई से एक फॉर्मूला तो ये हो गया। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट से। एक यहीं से आ जाएगा, अगर इस v को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हो जाएगा n इंटू वी। ठीक है, n इंटू वी, और n की जगह मैं क्या रख सकता हूं? मोलैरिटी इंटू जेड फैक्टर। तो एक फॉर्मूला ये हो जाएगा, n की जगह n इंटू वी में हम क्या कर देंगे? n की जगह रख देंगे मोलैरिटी इंटू n फैक्टर। फिर हम क्या रख सकते हैं? m इंटू वी की जगह क्या रख सकते हैं? ये देखिए कैसे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, यही हमें फॉर्मूला फाइनली क्या रखना है? याद रखना है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकल सकते हैं? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। यह निकल आएगा किससे? नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम। ये वॉल्यूम किस में है? लीटर में। ठीक, और नॉर्मलिटी को हम क्या लिख सकते हैं? मोलैरिटी इंटू जेड फैक्टर। ठीक है, नॉर्मलिटी की जगह लिख सकते हैं मोलैरिटी इंटू जेड फैक्टर। अब मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम को क्या कह सकते हैं? मोल्स। तो क्या लिख सकते हैं? मोल्स इंटू जेड फैक्टर। तो ये 4 फॉर्मूले हो गए किसके? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स को हम ये इन 4 डिफरेंट 4 टाइप से निकाल सकते हैं। कैसे? डब्ल्यू अपॉन ई से, या एन इंटू वी से, या एम इंटू वी इंटू जेड फैक्टर। जेड फैक्टर का हो, एन फैक्टर का हो, या बैलेंसी फैक्टर का हो। और एक और लास्ट क्या? मोल इंटू जेड फैक्टर। ठीक है, मोल इंटू एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर या जेड फैक्टर। तो ये 4 फॉर्मूले हो गए। तो देखिए नॉर्मलिटी में आपको बताई दी है क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, यानी कि किसी भी सब्सटेंस के कितने ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व हैं पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे आते हैं? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? लीटर में। अगर इसे ml में लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1000 से डिवाइड करेंगे वो कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर। ठीक है, और इसे इतने को क्या बोल सकते हैं? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर भी हो जाती है कौन? नॉर्मलिटी। तो यहाँ से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के 4 फॉर्मूले आ गए थे। क्या आ गया था? एक तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, एक क्या आ गया था? एन इंटू वी, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, और नॉर्मलिटी की जगह क्या लिख सकते थे हम? मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो एक क्या आ गया था? एम इंटू वी इंटू एन फैक्टर। तो 4 फॉर्मूले हुए, डब्ल्यू अपॉन ई, एन इंटू वी, एम इंटू वी इंटू एन फैक्टर, और इतने को क्या बोल सकते हैं? मोल्स। तो एक हो गया मोल्स इंटू एन फैक्टर या जेड फैक्टर। ठीक है, चलिए
कॉन्सेप्ट क्या है इक्विवेलेंसी का? तो इक्विवेलेंसी का कॉन्सेप्ट मैं लास्ट लेक्चर में थोड़ा सी आपको 2-4 क्वेश्चन करा चुका था। इक्विवेलेंसी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई भी रिएक्शन है, इस रिएक्शन में जितने भी सब्सटेंस डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन सबके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, जैसे ये हमारे पास ए बी क्या है? रिएक्टेंट हैं, सी और डी क्या है? प्रोडक्ट हैं। N1 N2 इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है और M1 M2 इस प्रोडक्ट के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। ये इक्वेशन बैलेंस हो कि ना हो, ये N1 N2 M1 M2 कुछ भी हो, इससे कोई मतलब नहीं कि जितने ग्राम इक्विवेलेंट ए के इन्वॉल्व होंगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट किसके होंगे? बी के, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट किसके होंगे? सी के, और उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके होंगे? डी के होंगे। यही क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंसी है। तो इक्विवेलेंसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बोल देंगे या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बोल देते हैं। अगर ग्राम की यूनिट में लेंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट्स बोल देते हैं। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू होगा बी, इज इक्वल टू होगा सी, इज इक्वल टू होगा डी। और ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकलेंगे वो उसके मैंने 4 फॉर्मूले बताए हैं, W अपॉन ई से, या N इंटू वी से, या M इंटू वी इंटू एन फैक्टर, या मोल इंटू एन फैक्टर। ठीक है, तो ये जैसे W अपॉन ई से निकाल रहा है तो W अपॉन ई किसका? ए का इक्वल होगा W अपॉन ई बी का, इक्वल होगा W अपॉन सी किसका? W अपॉन ई किसका? सी का, और W अपॉन ई किसका? डी का। या कह सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ए इक्वल होंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बी, इक्वल होंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सी, और इक्वल होंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ डी। अब देखिए जैसे बात कर रहे हैं फॉर ऑक्साइड, ऑक्साइड हो, क्लोराइड हो, कुछ भी हो, फॉर ऑक्साइड, जैसे ऑक्साइड की बात करें, कोई मेटल और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हुए क्या बना दिया? मेटल ऑक्साइड। तो इसकी अगर ये एक रिएक्शन है तो इसमें अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल इक्वल होंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन, और इक्वल होंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो ठीक है जी, तो इस इक्वेशन तुम इक्विवेलेंसी के अकॉर्डिंग क्या होगा कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल इक्वल होंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन, इक्वल होंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो जब कैसे निकाल सकते हैं वो तो डिपेंड करेगा क्या गिवन है कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। 4 फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं। तो जैसे तो एक W अपॉन ई किसका? मेटल का, इक्वल होगा W अपॉन ई किसका? ऑक्सीजन का, इक्वल होगा W अपॉन ई किसका जी? मेटल ऑक्साइड का। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड का WP इनके रचा आएगा, देखिए वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट को कैसे लिख सकते हैं? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब जैसे ये है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। चलिए जी देखें प्रॉब्लम, देखें देखिए ये कह रहा है इन ए मेटल ऑक्साइड 40% ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। हमारे पास एक मेटल ऑक्साइड है, इस मेटल ऑक्साइड में 40% कौन है? ऑक्सीजन। तो कह रहा है इक्विवेलेंट मास निकालिए मेटल का। तो देखिए मान लीजिए परसेंटेज है तो मान लीजिए इनिशियल अमाउंट कितना है? 100। हमने लेट कर लिया कि इनिशियल अमाउंट किसका? मेटल ऑक्साइड का कितना है? 100 है। इस 100 ग्राम में से 40% तो कौन हो गया? ऑक्सीजन हो गया। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया? 40 ग्राम। तो वेट ऑफ मेटल कितना बचेगा? 60 ग्राम। ठीक, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन मुझे मालूम होता है कितना? 8, और इक्विवेलेंट मास मुझे निकालना है किसका? मेटल का। तो आप क्या रखेंगे? इनने ऑक्सीजन का जिक्र कर रहा है, देखिए ऑक्सीजन का जिक्र कर रहा है, मेटल का जिक्र कर रहा है, और मेटल ऑक्साइड का जिक्र कर रहा है। आप जिसका चाहो उसका रख लीजिए। इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आप इक्वल कर सकते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल होंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल, इक्वल होंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो फिलहाल ऑक्सीजन के और मेटल के इक्वल कर लिए क्योंकि वहीं से मेरा आंसर आ जाएगा। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल कर सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल, इक्वल होंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल ऑक्साइड। फिलहाल मेटल ऑक्सीजन के लेके चल रहे हैं। तो कैसे निकाल लिया? ये W अपॉन ई वाला फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि मुझे वेट गिवन है और इक्विवेलेंट मास पूछ रहा है, तो W अपॉन ई वाला ही फॉर्मूला सबसे बेस्ट रहेगा यहाँ। तो W अपॉन ई किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए, इक्वल होगा W अपॉन ई किसका? मेटल का। और ऑक्सीजन का वेट हमें दे रखा कितना? 40। ऑक्सीजन का हमें इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 8, और मेटल का वेट कितना हो गया? 60, और इक्विवेलेंट मास निकालना है मेटल का, वो हमें सोल्व करना है। बस अब तो कैलकुलेट कर लोगे। नेक्स्ट देखिए, इन एवर प्रॉब्लम, इस ऊपर वाली प्रॉब्लम में, इन द एवर प्रॉब्लम इफ वैलेंसी ऑफ मेटल इज 2, ये कह रहा है कि उस ऊपर वाले प्रॉब्लम में मेटल की वैलेंसी कितनी है? 2 है। जो मेटल इन्वॉल्व हुआ था इसमें जो मेटल इन्वॉल्व हुआ उसकी वैलेंसी कितनी है? 2 है। तो कह रहा है एटॉमिक मास ऑफ मेटल, तो मेटल का एटॉमिक मास बताओ। तो एटॉमिक मास बड़े आराम से पता चल जाएगा, उसका इक्विवेलेंट मास मुझे पता चल गया और वैलेंसी इसने बता दी, तो एटॉमिक मास आ जाएगा।
दूसरा कह रहा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ इट्स फॉस्फेट। ये जब मेटल क्या करे, फॉस्फेट बनाए, तो इस मेटल फॉस्फेट का मॉलिक्यूलर मास भी बताना है, तो वो देखते हैं कैसे निकलेगा। तो फिलहाल तो अगर हम बात करें इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, वेट अपॉन वैलेंसी, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। तो किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए कैसे निकालते थे, तो किसी भी एलिमेंट के लिए इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता था, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। एटॉमिक वेट है कितना, एटॉमिक वेट तो मुझे निकालना है, इक्विवेलेंट वेट मुझे पता है मेटल का कितना 12, तो ये तो कितना हो गया 12, और वैलेंसी कितनी दे रखी उसने 2, तो ये 12 और ये 2 और एटॉमिक वेट निकल जाएगा, या कह लो एटॉमिक वेट इक्वल होगा इक्विवेलेंट वेट, एटॉमिक वेट होगा इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी, इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। इक्विवेलेंट मास मेटल का दे रखा 12 और वैलेंसी बता दी उसने 2, तो कितना आ गया ये 24। अब वो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा था, सेकंड पार्ट में कह रहा था कि इस मेटल का अगर फॉस्फेट बनाए तो मेटल फॉस्फेट का मोलिकुलर मास बनाइए, मोलिकुलर मास बताइए। तो देखिए, तो सबसे पहले तो देख लो मेटल फॉस्फेट का मोलिकुलर फॉर्मूला होगा क्या, जब मोलिकुलर फॉर्मूला निकल जाएगा तभी तो मोलिकुलर मास निकालोगे। तो कैसे, देखिए मेटल की बैलेंसी तो उसने कितनी बता रखी 2, और फॉस्फेट PO4 -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, -3 होता है, तो PO4 -3 होता है। या देख लो H3 क्या होता है, HPO4 होता है कि H2PO4 होता है कि H3PO4 होता है, H3PO4 होता है, यानी कि PO4 पे कितने H चिपके होते हैं 3, इसका मतलब बैलेंसी कितनी है इसकी 3। तो देखिए मेटल की तो बैलेंसी उसने बता दी कितनी 2, और PO4 की यानी कि फॉस्फेट आयन की बैलेंसी होती है 3, तो 3 चला जाएगा इधर और 2 चला जाएगा इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई होती है बैलेंसी, तभी तो फॉर्मूला बनता है। तो M3 हो गया और P4 कितना हो गया 2, तो ये मोलिकुलर फॉर्मूला हुआ। अब इसका हम क्या निकाल सकते हैं, मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं। तो मोलिकुलर मास किसका, M का तो कितना निकाल चुके हैं हम 24, और कितने M है 3, तो 24 इंटू 3 प्लस। अब बात करें फॉस्फेट की, फॉस्फेट में P का होगा 31 प्लस O का होगा 16 इंटू 4, ठीक है। और ये पूरा इस पूरे फॉस्फेट कितने हैं, ये 2, तो इस पूरे को कंप्लीट ऐड करके इंटू क्या करेंगे 2 करेंगे, बस यहाँ से सोल्व कर लेंगे। आगे बात समझ में, देखिए M का निकाल लिया 24 इंटू कितने M थे 3, तो इंटू 3 कर दिया, ये तो हो गया M की वजह से प्लस, PO4 की वजह से निकालो, तो कितना 31 तो हो गया P की वजह से, और प्लस O की वजह से कितना है 16, मगर ऑक्सीजन है कितने 4, तो 16 इंटू 4 ये हो गया ऑक्सीजन की वजह से, ये फॉस्फेट की वजह से, और इंटू ये इस PO4 इस टाइप के हैं कितने 2, तो इस पूरे को ऐड करके इंटू क्या करेंगे 2 करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, कह रहा है A1 ग्राम, कैपिटल A1 ग्राम ऑफ मेटल व्हेन बर्न विद O2, ठीक है, A2 ग्राम मेटल ऑक्साइड, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। ये कह रहा है कि A1 ग्राम मेटल के जला दिए गए किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो उससे क्या बना A2 ग्राम मेटल ऑक्साइड बना, तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। तो देखिए मेटल की रिएक्शन कराई गई ऑक्सीजन से और क्या बन गया मेटल ऑक्साइड, तो ये इक्वेशन रही। तो इस ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल इक्वल होने चाहिए ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल होने चाहिए ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्साइड। मेटल का वेट कितना दिया उसने A1, और मेटल ऑक्साइड का वेट कितना दिया A2। मेटल ऑक्साइड का वेट मतलब क्या है कि मेटल का वेट प्लस ऑक्सीजन का वेट, इन दोनों का मेटल और ऑक्सीजन के वेट का सम है कौन, मेटल ऑक्साइड का वेट। तो अगर मेटल का कितना है A1 है और मेटल ऑक्साइड का कितना है A2, तो A2 में से अगर मैं मेटल का माइनस कर दूं तो किसका बच जाएगा, ऑक्सीजन का। तो यहाँ से ऑक्सीजन का वेट निकाल सकते हैं A2 माइनस A1, मेटल ऑक्साइड में से किसका माइनस कर दिया मेटल का, तो किसका बच गया ऑक्सीजन का। चलिए खैर, अब आप कुछ भी इक्वेशन लगा सकते हैं, इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल कर सकते हैं इसके, और यह कर सकते हैं इसके, तो तीनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिलहाल मुझे मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालना, तो इन दोनों को लगाना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो इन दोनों को आप लगा लें। वैसे किसी को भी लगा सकते हैं, आंसर किसी की लगाने से कहीं से भी आ जाएगा। आप इन दोनों के इक्विवेलेंट्स इक्वल कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा, इन दोनों के इक्वल कर दोगे तो भी आ जाएगा, इन दोनों के इक्वल कर दोगे तो भी आ जाएगा। तो देखिए मैं क्या कर देता हूँ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल इक्वल कर देता हूँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन। तो वो कैसे निकालेंगे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट से, क्योंकि वेट गिवन है और इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है। तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट किसका, मेटल का, इक्वल होगा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन का। मेटल का वेट हमें पता है कितना A1, इक्विवेलेंट वेट मेटल का निकालना है। ऑक्सीजन का वेट आ गया जी किससे, मेटल ऑक्साइड के वेट में से माइनस कर दिया मेटल का, तो ये क्या आ गया मेटल ऑक्साइड में, ये आ गया ऑक्सीजन का वेट, ठीक। और इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का पता होता है कितना 8। बस अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है 4 मेटल क्लोराइड, मेटल क्लोराइड के लिए बात कर लें, जैसे मेटल की रिएक्शन हुई क्लोराइड से यानी कि क्लोरीन से, उससे क्या बना मेटल क्लोराइड बन गया। मेटल की रिएक्शन क्लोरीन से कराई होगी तो क्या बन गया होगा मेटल क्लोराइड, ठीक।
तो इसमें क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल इक्वल होनी चाहिए ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ क्लोरीन इक्वल होनी चाहिए ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल क्लोराइड। क्लियर। चलिए, तो तीनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो जैसे हम बात करें तो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल निकालें तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट किसका, मेटल का। ऐसे क्लोरीन का निकालें तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट किसके लिए, क्लोरीन का। इसके लिए निकालें तो ये क्या हो जाएगा, वेट किसका, मेटल क्लोराइड, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्लोराइड। मेटल क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट कैसा आएगा, मेटल का वेट प्लस क्लोरीन का वेट। ऐसे वेट भी मेटल क्लोराइड के जो वेट में कौन कौन से वेट होते हैं, मेटल का वेट होता है प्लस क्लोराइड का वेट होता है। जैसे क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है यहाँ पे, इसने कहा है इन ए मेटल क्लोराइड 64.5% ऑफ मेटल। एक मेटल क्लोराइड है जिसमें 64.5% तो कौन है, मेटल है। इज प्रेजेंट, व्हाट विल बी एटॉमिक वेट ऑफ मेटल, वैलेंसी ऑफ मेटल इज 2। तो कह रहा है एटॉमिक वेट बताओ मेटल का, और जिसकी वैलेंसी कितनी है, 2 है। तो एटॉमिक वेट बताना है मेटल का, और मेटल की वैलेंसी कितनी दे रखी, 2। एटॉमिक वेट मेटल का कैसे निकलेगा, जब इक्विवेलेंट वेट पता चल जाए, क्योंकि एटॉमिक वेट हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे पता चलेगा, यहाँ से मेटल क्लोराइड में इतने परसेंट कौन है, मेटल है, तो क्लोराइड कितना बचा होगा, 100 में से माइनस कर देंगे। तो आप क्या करिए, तो क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इक्वल होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोराइड, या इक्वल होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्लोराइड। तो हमने इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इक्वल कर लिया इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन, ठीक, या क्लोराइड कह सकते हैं। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इक्वल होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोराइड। तो क्या देखिए जी, इसका वेट कितना है, मेटल का वेट मान लीजिए 100 ग्राम था सैंपल, तो जब परसेंटेज देखिए तो क्या हो गया, मेटल तो कितना हो गया 64.5। जब मेटल इतना हो गया तो क्लोराइड कितना बचा होगा, 100 में से माइनस कर देंगे, वो आ जाएगा 35.5, ठीक, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट मास का तो मुझे निकालना है, और क्लोराइड का Cl का मुझे इक्विवेलेंट मास पता होता है कितना, 35.5। तो बस यहाँ से सोल्व हो गया, ये कितना आ गया 1, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 64.5। तो एटॉमिक मास किससे आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी दे रखी थी 2, इक्विवेलेंट मास यहाँ से आ गया, मेटल का सोल्व कर देंगे। अब देखिए, जैसे फॉर एसिड बेस कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, कोई भी एसिड बेस रिएक्शन की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देख रहे हैं, एसिड और बेस आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। मगर ध्यान रहे, रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो जाए, बीच में ना रुके, मतलब एसिड और बेस क्या हो जाए, एसिड बेस की रिएक्शन, यानी कि उसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, मगर कौन सी, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो एसिड प्लस बेस मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट, और क्या रिमूव करते हैं, वाटर, ठीक है। तो कह रहा है नंबर ऑफ, तो इसमें तो आपको सबको पता चल गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस, या इक्वल कर सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्ट। तो किसी के भी आपस में इक्वल कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम ऑफ एसिड, यानी कि कह सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस होने चाहिए। किसके लिए, फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए। ये कंडीशन कब होगी, जब रिएक्शन क्या हो जाए, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाए। देखिए जी, अब ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकल सकते हैं, या इक्विवेलेंट्स कैसे निकल सकते हैं, उसके तो मैंने आपको 4 फॉर्मूले बताए रखे हैं। कैसे निकलेगा, या तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, या नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, या नॉर्मलिटी की जगह लिख सकते हैं मोलेटी इनटू, यानी कि मोलेटी वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर, ठीक, या लिख सकते हैं मोल इनटू एन फैक्टर कहो, या जेड फैक्टर कहो, या बैलेंसी फैक्टर कहो, जो भी अच्छा लगता है। चलिए अब जरा क्वेश्चन देखें कुछ। इसने कहा 100 ml ऑफ NY10 NaOH सॉल्यूशन। मेरे पास NaOH है, कितने ml, NaOH के कितने ml है, 100 ml, और ये जो NaOH है 100 ml, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, NY10, मतलब नॉर्मलिटी दे दी कितनी, 1/10, इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज बाय द 400 ml ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। ये जो बेस है कौन, NaOH, ये क्या करता है, ये 100% यानी कि कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देता है किसको, 400 ml H2SO4 को। तो कह रहा है व्हाट विल बी नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4, या मोलैरिटी ऑफ H2SO4, या मास ऑफ H2SO4, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। तो ये बताना है कि ये जो 400 ml H2SO4 था, जिसको ये NaOH कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर रहा था, इसकी नॉर्मलिटी क्या है, इसकी मोलैरिटी क्या है, इसका वेट क्या है, और इसके मोल्स क्या हैं। तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH इक्वल करेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4, क्योंकि एक दूसरे को कंप्लीटली क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 इक्वल होंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH, ठीक। अब NaOH के इक्विवेलेंट्स तो कैसे निकलेंगे, मुझे मोलैरिटी दे रखी है और वॉल्यूम दे रखा है,
तो क्या कर दूंगा n इंटू वी, मगर v किस में होता है, वो लीटर में होता है, यहाँ किस में दे रखा है ml में, तो या तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लो या वहाँ पे फॉर्मूला चेंज कर लो। तो यहाँ अगर इसे ml में यूज़ करेंगे तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1000। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल रहे हैं किसके, एनएच के, वो कैसे निकल जाएंगे n इंटू वी से। n इंटू वी क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मलिटी उसने क्या है दे रखी है मुझे, तो वो कितनी करूंगा मैं, कितनी हो जाएगी, देखिए नॉर्मलिटी तो है 1/10, वॉल्यूम कितना है 100 ml, और ये लीटर में लेते हैं, तो अगर ml में ले रहे हैं तो अपॉन में क्या कर देंगे 1000। तो यहाँ से ये आ गई किसकी नॉर्मलिटी, ये इक्विवेलेंट्स आ गए किसके, इक्विवेलेंट्स आ गए NaOH के। और वो सोल्व करूंगा तो वो कितने आ रहे हैं, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 1/100 आ रहे होंगे, वो कितने आ रहे होंगे 1/100। अब ये फिक्स हो गए, इसके इक्विवेलेंट कितने 1/100 हो गए या 0.01 हो गए, ठीक है। अब बात करें इसकी मुझे अगर नॉर्मलिटी निकालनी है तो इसके जो इक्विवेलेंट्स हैं NaOH के जो इक्विवेलेंट्स है वो किसकी फॉर्म में ले लूंगा, N1 इंटू वी1। तो N इंटू वी यानी कि N1 B1 इक्वल होने चाहिए इक्विवेलेंट्स ऑफ किसके, NaOH के, वो हम निकाल चुके कितने 1/100 या कह सकते हैं 0.01। तो यहाँ से इसकी नॉर्मलिटी हमें निकालनी, वॉल्यूम इसका कितना दे रखा है 400 ml, ये हमें लेना होता है लीटर में, तो अगर ml में दे रखा है तो डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 1000, या कह लो इसको ml को लीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे 1000 से डिवाइड। तो ये मिलीक्वेंट्स हो गए किसके, H2SO4 के, किसकी फॉर्म में, नॉर्मलिटी की फॉर्म में, और वो इक्वल टू हो गया मिलीक्वेंट्स ऑफ किसके, NaOH के। यहाँ से ये नॉर्मलिटी निकल जाएगी किसकी, H2SO4 की। अब क्या निकलवा रहा है वो, मोलैरिटी ऑफ H2SO4, तो क्या मोलैरिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे इधर, इसके लिए लगाएंगे मोलैरिटी वाला, और इसके लिए तो वो है ही नॉर्मलिटी वाला, वो तो हर बार यही रहेगा, ठीक। तो वो कैसा आएगा, नॉर्मलिटी की जगह लिख देंगे मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू V1। तो इसमें साथ में क्या आ जाएगा, वैलेंसी फैक्टर और आ जाएगा, और वैलेंसी फैक्टर H2SO4 के लिए कितना होगा 2, क्योंकि इसमें कितने HN रिलीज कर सकता है, ये 2। अब बात करें, जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है मास वाले के लिए अगर बात करेगा तो क्या लिखेंगे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अगर मास निकालना है किसका, H2SO4 का, तो इसके इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे, W/E से, वो तो उसी से निकलेंगे N इंटू बी। सर वो बार बार नहीं निकालेंगे, एक बार निकाल लिए, ठीक है। तो इसके लिए रख लेंगे वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। वेट तो मुझे निकालना है, इक्विवेलेंट वेट कितना होगा H2SO4 का, इक्विवेलेंट वेट होता है मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय बैलेंसी फैक्टर। मोलिकुलर वेट तो H2SO4 का होता है 98, और एक बैलेंसी फैक्टर इसका कितना होगा 2, जितने भी एसिडिक H हैं, तो 98/2, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा 49। तो बस आंसर क्या हो जाएगा, W अपॉन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। वेट है कितना निकालना है, इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा इसका 49 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसके इक्विवेलेंट, और इसके इक्विवेलेंट हम निकाल चुके हैं। फोर्थ नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, तो इसके मोल्स पूछ रहा है, तो आपके जो इसके इक्विवेलेंट्स हैं वो किसकी फॉर्म में रखेंगे, मोल्स की फॉर्म में। मोल्स की फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो मोल्स तो हमें निकालना है, इनटू वैलेंसी फैक्टर इसका है कितना 2। किसी भी एसिड का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, उसके एसिडिक H के इक्वल होता है, ठीक है। तो मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर कितना है 2, वो इज इक्वल टू कर देंगे किसके इक्विवेलेंट्स के, NaOH कर, वो हमारे पास है। ये आगे बात समझ में, तो देखिए, तो ध्यान दीजिए इसमें क्या है, दो NaOH कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर रहा था H2SO4 को, तो क्या करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 इक्वल होगा ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ किसका, NaOH, यानी कि इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 इक्वल होंगे इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH, ठीक है। तो दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या कर दिए, इक्वल कर दिए। अब मुझे क्या करना है, इसका फॉर्मूला कैसे रखूंगा, क्योंकि इसकी तो मुझे नॉर्मलिटी दे रखी है और वॉल्यूम दे रखा है, तो इसके लिए तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, N इंटू वी जो है वो हमें किस में लेके चलना है, लीटर में। अब इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है, एक बार तो पहले केस में तो क्या लगा दूंगा, पहले केस में नॉर्मलिटी निकालनी, तो पहले केस में तो इसके लिए फॉर्मूला लगा दूंगा N इंटू वी। दूसरे केस के लिए इसमें क्या निकालनी, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी के लिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला होगा M इंटू वी इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर इसके लिए होगा कितना, एसिड के लिए 2। यहाँ देख लो। अब तीसरे के लिए वेट निकालना है, मास ऑफ H2SO4, तो लगा दूंगा W अपॉन इक्विवेलेंट वेट, यानी कि W अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा इसका मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय बैलेंसी फैक्टर। बैलेंसी फैक्टर है कितना 2 और मोलिकुलर मास कितना है 98, तो कितना आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट 49। ऐसे तीसरे में निकालना मोल्स निकालने, तो अब क्या इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगा दूंगा, मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर। मोल्स तो हमें निकालने हैं, वैलेंसी फैक्टर इसके हैं कितने 2, तो मोल्स इंटू 2 इज इक्वल टू हो जाएगा दिस। क्लियर होगी बात, एक मिनट। तो देखिए इस पे जो हमने पहले केस के लिए नॉर्मलिटी के लिए लगाया था फॉर्मूला, तो यहाँ से इसकी H2SO4 की नॉर्मलिटी जब हमने सोल्व करी थी, इसका N1 हमें निकालना, V1 कितना था 40 ml, तो इसे लीटर में कन्वर्ट कर लिया।
N2 हमें कितना दे रखा है, किसका, NaOH का, वो कितना था 1/10, वॉल्यूम कितना था 100 ml, इसे लीटर में कन्वर्ट कर लिया 1000 से डिवाइड करके। तो यहाँ से सोल्व कर रहे हैं तो नॉर्मलिटी कितनी आ गई H2SO4 की 1/40 नॉर्मल। अब मुझे निकालनी थी H2SO4 की मोलरिटी। तो ये नॉर्मलिटी आ चुकी है कितनी, नॉर्मलिटी होती क्या है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। नॉर्मलिटी में निकाल चुका हूँ H2SO4 की, वो कितनी आ गई 140। मोलरिटी मुझे निकालनी और एन फैक्टर H2SO4 का है कितना 2, तो यहाँ से नॉर्मलिटी आ जाएगी कितना 1/80। तो इस ढंग से भी निकाल सकते हैं आप। दूसरा, नंबर ऑफ इक्वल, अब क्या कहे, अब हमें निकालना था, क्या निकालना था, इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना तो वही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 इक्वल कर रहे थे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH। NaOH के तो हमने सोल्व कर लिए थे, कितने आ गए थे ये। और इसके कैसे निकलेंगे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट से। इसका इक्विवेलेंट वेट कैसा आएगा, मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, वो मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। मोलिकुलर मास होता है कितना 98, वैलेंसी फैक्टर कितना है 2, तो 98/2 कितना आ जाएगा 49। और इजिकल टू ये कितना था, ये कितना था 1/10 इंटू 1 यानी कि 100/1000, मतलब लीटर में निकाल लिया था वॉल्यूम। 100 ml थे किसके, NaOH के, तो लीटर में कितना हो जाएगा 0.1 लीटर। तो यहाँ से सोल्व होके वेट निकल गया था। अगर हमें क्या निकालना था, मोल निकालने थे, तो मोलेट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे होंगे, मोल्स इंटू जेड फैक्टर इजिकल टू होगा किसके, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH। NaOH के तो हम निकाल ही चुके हैं ये, और ये किससे आएगा, मोल्स हमें निकालना है। बैलेंसी फैक्टर H2SO4 का कितना होगा 2, तो वो सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट ये कह रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज 4.1 ग्राम ऑफ H2SO4। देखिए ये कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के कितने ग्राम रिक्वायर्ड होंगे 4.1 ग्राम H2SO4 को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो जब दोनों को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर रहे हैं तो दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का भी कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, क्योंकि वेट इसका दे रखा और उसका वेट पूछ रहा है, तो W/E वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। तो देखिए ये मैंने क्या करा, NaOH की H2SO4 से रिएक्शन करा के रिएक्शन कंप्लीट कराई। ये मैंने सोल्व करके दिखाया था मोल कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट के लिए पहले तो हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, फिर इक्वेशन को बैलेंस करके स्टोइचियोमेट्री लाने पड़ेंगे, फिर स्टोइचियोमेट्री के अकॉर्डिंग एक रिलेशन निकालना पड़ेगा, वहां से जाके फिर सोल्व होगा क्वेश्चन। मगर इक्विवेलेंसी से अगर आप निकालना चाहते हैं तो बस तुरंत निकल जाएगा। इक्विवेलेंसी के लिए आपको कोई इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं, इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, किसी का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट करिए, क्या करेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH इक्वल कर देंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4। देखिए तो अगर हम बात करें तो ये क्या करेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH, और वो इक्वल कर देंगे किसके, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4। क्लियर। ये कैसे, कौन सा फॉर्मूला रखूंगा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट वाला, क्योंकि इसका वेट पूछ रहा है। तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इसके भी क्या होगा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये किसके लिए था, ये तो है H2SO4 के लिए, और ये किसके लिए है, NaOH के लिए। इसका वेट तो मुझे निकालना है। इक्विवेलेंट वेट इसका किसका होगा, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। NaOH का मोलिकुलर मास होता है 40, और वैलेंसी फैक्टर इसका देखिए एक ही तो OH देगा। ये बेस का वैलेंसी फैक्टर कैसे पता चलता है, कोई भी बेस कितने H रिलीज करेगा एक्वा सॉल्यूशन में, तो एक OH रिलीज करेगा, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 1 है। इसका वेट हमें दे रखा है कितना, इसका वेट मुझे दे रखा है 4.9, किसका, H2SO4 का। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मोलिकुलर मास H2SO4 का होता है 98 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर किसी भी एसिड का क्या होता है, जितने उसके एसिडिक एच हैं, कितने एसिडिक एच हैं H2SO4 में 2, तो बाई 2। तो देखिए यहाँ से कट हुआ कितना, ये 49, ये तो 40 हो गया। तो बस आंसर क्या हो गया, ये हो गया W/40 इजिकल टू क्या हो गया, W/14, ये हो गया 4.9/49। 4.9 40 को कितनी बार झल कर देगा, 10 बार, और 10 से ये 0 से 0 गया, तो W कितना आ गया, 4 ग्राम। तो हमें 4 ग्राम क्या चाहिएगा, NaOH। क्लियर हो गई बात। देखिए नेक्स्ट ये कह रहा है फाइंड अमाउंट ऑफ NaOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 200 ml ऑफ M/10 H2SO4 सॉल्यूशन। अमाउंट पूछ रहा है मतलब वेट। तो NaOH कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर रहा है किसको, H2SO4 को। तो दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH इक्वल होंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4।
इसके इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला तो क्या लेना, W/E, क्योंकि वेट निकालना है। इसका इक्विवेलेंट्स कैसे लेंगे, क्योंकि हमें क्या दे रखी, मोलैरिटी, तो क्या दे रखी है, मोलैरिटी। मोलैरिटी है, नॉर्मलिटी है। चलिए, अगर मोलैरिटी होगी तो मोलैरिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और नॉर्मलिटी है तो नॉर्मेटिव वाला। नॉर्मेटिव वाला लगाना तो N/V। ठीक है, दोनों के इक्विवेलेंट्स इक्वल कर दिए। इसका वेट तो मुझे निकालना है, और इक्विवेलेंट वेट कितना होगा NaOH का। NH किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट आता है मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। मोलिकुलर मास इसका है 40 और वैलेंसी फैक्टर इसका कितना 1, तो 40/1 40 रह जाएगा, इजिकल टू नॉर्मलिटी इसकी कितनी है 1/2। अब ये कितना, ये क्या निकालना है, नॉर्मलिटी हो गई 1/2 इंटू, ये मोलेटी है जी, मोलेटी इंटू क्या हो गया V। देखिए मोलेटी यानी कि M इंटू V इंटू क्या होगा N फैक्टर। अगर नॉर्मलिटी है तो N/V होता है, और मोलेटी है तो M इंटू V इंटू N फैक्टर। तो मोलेटी तो है 1/10। ठीक, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 200 ml, तो इसे लीटर में लेना है, तो कितना हो जाएगा 0.2, इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.2 लीटर। और इंटू वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर H2SO4 के लिए कितना होगा 2, क्योंकि एसिड के लिए जितने भी एसिडिक H होंगे तो वो कितना हो जाएगा 2। ये 10 तो वैसे रखा होगा बच्चों ने, जब यहाँ का पॉइंट हटाया होगा तो अपॉन में क्या रख दिया होगा वो 10। ठीक है, तो इतनी बात हो गई, 1/10 हो गई मोलैरिटी, इंटू क्या हो गया वैलेंसी फैक्टर हो गया कितना 2, और इंटू वॉल्यूम हो गया कितना 0.2 लीटर। तो बस यहाँ से सोल्व कर देंगे अभी से। यहाँ देखिए, ये कह रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्टेड विद 50 ग्राम ऑफ CaCO3 इफ 60% प्योर H2SO4 बाई मास। इसने कहा है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड, कितने ग्राम H2SO4 हमें क्या होंगे रिक्वायर्ड होंगे टू कंप्लीटली रिएक्ट विद 50 ग्राम ऑफ CaCO3 इफ 60% प्योर H2SO4 बाई मास। ये जो कह रहा है H2SO4 क्या है, कितने परसेंट प्योर है, 60%। पहले तो देख लो एग्जैक्ट H2SO4 हमें कितना चाहिएगा, फिर सैंपल का 60% बाद में देख लेंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ CaCO3। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ किसके, CaCO3 के। चलिए H2SO4 के तो मुझे वेट निकालना, तो लिख लूंगा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट इसका कितना होगा, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। मोलिकुलर मास है 98, वैलेंसी फैक्टर है 2, तो कितना हो जाएगा 49 इज इक्वल टू W/E। अब इसका वेट तो हमें कितना दे रखा है CaCO3 का 50 ग्राम, तो W तो हो गया 50 इंटू E कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर ये कौन है, सॉल्ट है। सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर कैसा आता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज। तो इसमें Ca है, Ca पे कितना जाएगा +2, और CO3 पे कितना जाएगा -2। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है 2 है, या टोटल नेगेटिव चार्ज भी कितना है 2 है। तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 2। तो मोलिकुलर मास हो गया 100, वैलेंसी फैक्टर हो गया 2, तो वो कितना आ गया, इक्विवेलेंट मास 50 आ गया। तो 50 से 50 कट, तो वेट कितना आ गया 49 ग्राम। 49 ग्राम H2SO4 तो मुझे चाहिए, मगर जहां से हमें H2SO4 मिल रहा है, जहां से हमें H2SO4 मिल रहा है जिस सैंपल से, वो सैंपल केवल 60% प्योर है। तो मुझे तो ध्यान दीजिए, तो 60% ग्राम में 60%, ऐसा समझो कि 100 ग्राम सैंपल से मुझे क्या मिलेगा, 60% ग्राम मिलेगा। अगर मेरे पास सैंपल के 100 ग्राम हो तो उसमें से 60% ही तो H2SO4 है उसमें। तो क्या है 100 ग्राम में कितने ग्राम होगा, 100 ग्राम सैंपल में 60 ग्राम क्या होगा H2SO4। तो उल्टा कह लो कि 60 ग्राम किस में है, 100 ग्राम में। तो 1 ग्राम कितने में होगा, 100/60 में। तो 49 कितने में होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी। 60 ग्राम H2SO4 मिलता है 100 ग्राम सैंपल से, तो 1 ग्राम H2SO4 किससे मिलेगा, 100/60 से। तो 49 ग्राम किससे मिलेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 100/60 इंटू 49। क्लियर हो गया। तो 49 ग्राम किससे मिलेगा, 100/60 इंटू क्या कर देंगे 49। तो इतने ग्राम हमें क्या चाहिएगा, सैंपल चाहिएगा जहां से हमें H2SO4 मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, 0.4 ग्राम ऑफ एसिड, 0.4 ग्राम ऑफ एसिड हैविंग मोलर मास कितना जी 90 इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज बाय 50 ml M/10 NaOH सॉल्यूशन, देन कैलकुलेट बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो एसिड की बेसिसिटी बता रही हूँ। तो देखिए, एक एसिड है और एक बेस है, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या कर दो इक्वल। इसका अमाउंट दे रखा वेट, तो क्या निकालेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट्स रख लेंगे वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट में। तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट किसका, एसिड का, इक्वल होगा ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH। NaOH के ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकलेंगे, मोलैरिटी दे रखी है। मोलैरिटी दे रखी है तो कैसा फॉर्मूला लगाऊंगा, M
इंटू वेल एन फैक्टर इंटू वी, यानी कि m इंटू वी इंटू एन फैक्टर। m तो कितना है इसका 1/10, वैलेंसी फैक्टर n ने उसका कितना है 1, m कितना दे रखा है 50 ml, तो लीटर में लेंगे तो क्या करेंगे 1000 से क्या कर देंगे डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दो 10⁻³ से, ठीक है। चलिए तो यहाँ से सोल्व करें, वेट हमें दे रखा है मेटल एसिड का कितना 0.45, तो W की जगह रख देंगे 0.45, और इसका इक्विवेलेंट वेट कैसा आएगा, इक्विवेलेंट वेट आएगा मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय बैलेंसी फैक्टर। मोलिकुलर मास दे रखा है एसिड का कितना 90, और बैलेंसी फैक्टर हमसे कैलकुलेट करवा रहा है, ठीक है। तो बस अब तो सोल्व कर देंगे, हमें एक ही अननोन रहेगी x, अब तो सोल्व कर देंगे इसको, x निकल जाएगा। ये कह रहा है कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट, इक्विवेलेंट वेट निकालना है किसका, मेटल कार्बोनेट का, when it is treated with m/10 20 ml H2SO4। तो बस जब कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट किससे रिएक्ट कर रहा है, इस H2SO4 से रिएक्शन कर रहा है, तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या रख दो, इक्वल रख दो, ठीक है। और वेट दे रखा उसने किसका, मेटल कार्बोनेट का कितना 0.8 ग्राम, तो ग्राम तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल कर देंगे किसके, मेटल कार्बोनेट के, इक्वल कर देंगे किसके, H2SO4 के। तो देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल कार्बोनेट इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड। मेटल कार्बोनेट का तो हमें वेट दे रखा है, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट वाला, ठीक। और इसमें क्या रखेंगे, इसमें मोलेटी हमें दे रखी, तो मोलेटी हो गई 1/10, इंटू क्या रखेंगे बैलेंसी फैक्टर, वो कितना हो गया 2, इंटू क्या रखेंगे वॉल्यूम कितना है 20 ml, तो लीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 0.02, ठीक है। वो यहाँ से पॉइंट हटाया होगा तो तब ये 100 लिख लिया होगा बच्चे ने, ठीक। अब ये वेट हमें दे रखा है कितना, इसका वेट कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट निकालना, वेट दे रखा किसका, वेट ये दे रखा है कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट व्हेन इट इज ट्रीटेड विद दिस और दिस। वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट का वेट दे रखा है ये राजी कितना 0.84, तो वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट रख लेंगे कितना 0.84, तो ये वेट हमें दे रखा है ये रहा, और ये हमें निकालना है बस, ठीक है। तो अब तो सोल्व हो जाएगा, तो ये कितना दे रखा है उसने 0.84, और ये हमें कैलकुलेट करना है, तो ये वैल्यू रखिए इसकी यहाँ, और ये हम कैलकुलेट कर लेंगे आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो देखिए ये तो वेट हो गया था मेटल कार्बोनेट का, और ये इक्विवेलेंट वेट हो गया था मेटल कार्बोनेट का, और ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हो गए थे किसके, एसिड के। इसे पॉइंट को हटाऊंगा तो अपॉन में क्या हो गया होगा, ये 100 आ गया होगा। बस सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट किसका, मेटल कार्बोनेट का। ये कह रहा है 20 ml 0.1 नॉर्मल BaCO3 सॉल्यूशन इज ट्रीटेड अगेंस्ट 30 ml 0.2 नॉर्मल Al2SO4 का होल थ्राइस सॉल्यूशन एट, ये कह रहा है एटॉमिक वेट ऑफ Ba कितना है 137 ग्राम, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ BaSO4 प्रेसिपिटेट इन टाइट्रेशन। क्या है जी, तो देखिए BaSO4 की रिएक्शन कराई गई किससे, ये कह रहा है BaSO4 एंड ट्रीटेड अगेंस्ट द कितना Al2SO यानी कि एल्युमिनियम सल्फेट, बैरियम क्लोराइड की रिएक्शन कराई गई एल्युमिनियम सल्फेट से, और उससे क्या बना, ये कह रहा है AlCl3 बना और BaSO4 के प्रेसिपिटेट बने। तो किस किस के बारे में जिक्र कर रहा है, वो कह रहा है इतने मोल तो किसके हैं, ये तो अब BaCl4 का अमाउंट दे दिया, ट्रीटेड विद अगेंस्ट इतना अमाउंट, ये किसका दे दिया एल्युमिनियम सल्फेट का, एट एटॉमिक वेट ऑफ Ba का एटॉमिक वेट दे रखा है इतना, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ BaSO4 प्रेसिपिटेट, ये जो BaSO4 के प्रेसिपिटेट बने इसका अमाउंट बताना है कितना बना होगा, तो इसका बताना, तो अब इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स या तो इसके साथ रख लो या इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स इसके साथ रख लो, क्योंकि सबके ग्राम इक्विवेलेंट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि इक्विवेलेंसी कॉन्सेप्ट जब लगाओगे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बोलो या इक्विवेलेंट्स बोलो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल होंगे दिस, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ दिस इक्वल होंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ दिस, इक्वल होंगे दिस, इक्वल होंगे दिस, ठीक है। तो आप किस किस का फंडा लगा ली, चलिए इसको और इसको ले लेते हैं, वैसे किसी को भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, इसका मुझे क्या गिवन है, तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकलेंगे, यहाँ से मोलेटी नॉर्मलिटी दे रखी है और क्या दे रखा है वॉल्यूम, तो क्या निकाल लूंगा N/V से, क्या निकालिए N/V से, तो N/V से ग्राम इक्विवेलेंट्स निकल जाएंगे। N तो इसका कितना है, देखिए N तो है 0.1, और वॉल्यूम कितना है इसका 20 ml, तो इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.02, ये 0.02, ये 0.1, ये तो आ गया 2 × 10⁻³ आ गया, ये आ गए ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके BaCO3 के। ऐसे किसके निकाल लीजिए आप, BaSO4 के लिए निकाल लो,
BSO4 के कैसे आएंगे, वो आएंगे किससे, वो इसका वेट पूछ रहा है तो इसका एटॉमिक वेट दे रखा है, तो वो BSO4 का आएगा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। वेट तो हमें दे रखा है कितना, उसने वेट पूछ रहा है और इक्विवेलेंट वेट वो दे रखा है एटॉमिक मास। तो देखिए, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ BSO3 इक्वल कर देंगे ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ BSO4। BSO4 के वेट ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे आएंगे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और BaCl2 के दे रखे हैं, ये रहे। सोल्व करिए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वेट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वेट की जगह, वेट तो मुझे निकालना है, और इक्विवेलेंट वेट की जगर क्या लिख सकता हूँ, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय बैलेंसी फैक्टर, या मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय बैलेंसी फैक्टर। मोलिकुलर मास किसका, BaSO4 का। BaSO4 का मोलिकुलर मास कैसे निकलेगा, Ba का मास और SO4 का मास। Ba का उसने दे रखा है कितना, 137, और S का मुझे पता होता है 32, O का मुझे पता होता है 16। तो सोल्व कर लेंगे, वो कितना आ गया, 233 डिवाइडेड बाई 2। 2 क्यों आ गया, क्योंकि बैलेंसी फैक्टर BSO4 का कितना है, 2 होगा। BSO4 क्या है, एक सॉल्ट है। सॉल्ट का बैलेंसी फैक्टर कैसे निकलता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज। SO4 जाएगा -2 में, तो Ba जाएगा +2 में, तो टोटल चार्ज प्लस है, प्लस का 2 है, और या प्लस का या माइनस का 2 है, तो कोई सा भी ले लो, मैग्नीट्यूड लेना है, तो 2 हो गया। यहाँ से सोल्व करेंगे, क्या निकाल लेना है, सिर्फ x, तो बस x निकल जाएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना, वेट ही तो निकालना है, किसका, BSO4 का। नेक्स्ट देखिए जी, ये कह रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ SO3 कैन बी फॉर्म्ड बाय द 1 मोल ऑफ SO2, 1 मोल ऑफ SO2 एंड S8। ये कह रहा है S8 और SO2 की आपस में रिएक्शन हुई, तो कह रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ SO3 कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी ग्राम ऑफ SO3 कैन बी फॉर्म्ड बाय 1 मोल ऑफ SO2 एंड S8। तो देखिए S8 और क्या है, S8 और देखिए S8 ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, पहले SO2, फिर SO2 फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगी, SO3। ठीक, तो इस टाइप से इक्वेशन होगी। या तो आप क्या करें, इसे मोल कॉन्सेप्ट से ले लें। मोल कॉन्सेप्ट, देखिए क्वेश्चन को थोड़ा समझिए, इसमें लैंग्वेज में थोड़ी सी गड़बड़ कर दे लिखने में। ये देखिए, ये कह रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ SO3 कैन बी फॉर्म, SO3 का कितना अमाउंट बनेगा, कब, जब 1 किससे, बाई 1 मोल ऑफ SO2, 1 मोल ऑफ SO2, SO2 का 1 मोल नहीं दे रखा है, 1 मोल ऑफ SO2 जो किससे मिलके बना है, तो इसका मतलब है कि 1 मोल S8 यानी कि सल्फर, 1 मोल सल्फर से जितने SO2 बनेंगे। क्वेश्चन की मीनिंग समझिए, 1 मोल सल्फर से, 1 मोल सल्फर से जितने SO2 होंगे उससे कितना वेट SO3 का प्रोड्यूस होगा, और सल्फर कौन सा, S8 वाला, ठीक है, रोम्बिक वाला। चलिए, तो देखिए, जब हम सल्फर की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे तो क्या बनेगा, SO2 बनेगा। अब इसके क्या है, इसके 1 मोल में कितने सल्फर एटम हैं, 1 मोल में कितने सल्फर एटम है, 8, तो इसके भी कितने मोल बन जाएंगे, 8, अगर इक्वेशन को बैलेंस देखें तो। ठीक है, तो 1 मोल सल्फर से 8 मोल क्या मिल रहे हैं, SO2 मिल रहे हैं। तो अब SO2 की रिएक्शन जब O2 से कराएंगे तो उससे क्या बनेगा, SO3। अगर इस SO2 के 8 मोल बने हैं तो SO3 के भी कितने मोल बनेंगे, 8। तो आप समझो क्वेश्चन ऐसा कि 1 मोल S8 से 1 मोल S8 से क्या मिलेंगे, 8 मोल SO2, और 8 मोल SO2 है तो 8 ही मोल क्या मिलेंगे, SO3। तो 8 मोल SO3 का वेट देख लो, 1 मोल का वेट कितना होगा, 1 मोल SO3 का वेट होता है 80, तो 8 मोल का कितना हो जाएगा, 640 ग्राम। ठीक है, तो ये आंसर होगा। देखिए, ये कह रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ SO3 कैन बी फॉर्म्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सल्फर, 1 मोल ऑफ सल्फर, 8 मोल ऑफ O2 आर प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन दे रखी है, इन रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, ये रिएक्शन उसने गिवन है, क्वेश्चन में दी हुई है। तो कह रहा है कि मेरे पास 1 मोल सल्फर है यानी कि सल्फरेट, और 8 मोल, 8 मोल क्या है, ऑक्सीजन के हैं। जब मैं सल्फर से रिएक्शन कराई ऑक्सीजन की तो उससे क्या बना, देखिए इस सल्फर से रिएक्शन, ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, SO2। एक सल्फर के हिस्से में कितने आएंगे, एक 1 मोल O2 आएगा, तो 8 सल्फर है तो कितना चाहिएगा, 8 O2, तो ये बन गया 8 O2। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, जब 8 O2 से मैं क्या करूँगा, 8 SO2 की रिएक्शन अब O2 से कराऊंगा तो इसे कितने मोल चाहिए O2 के, क्योंकि SO3 बनेगा, तो यहाँ पे अगर इक्वेशन को बैलेंस देखें तो 4 मोल कितने चाहिए ऑक्सीजन के, 4 मोल यहाँ चाहिए, तो 8 मोल ऑक्सीजन तो यहाँ चाहिएगी और 4 मोल यहाँ चाहिएगी, तब जाके ये SO3 बन रहा कितना, 8 मोल। तो एक टोटल ऑक्सीजन के कितने मोल यूज हो गए इसमें, 12।
और सल्फर का कितना 1 मोल। तो सल्फर का तो 1 मोल, मगर ऑक्सीजन के कितने मोल यूज हो गए 12। तो SO3 के कितने मोल बने 8। तो इसका 1 मोल, इसके 12 मोल, तब इसके कितने मिलते हैं 8 मोल। मगर उसने कह दिया कि ऑक्सीजन सिर्फ मेरे पास 8 मोल है, तो ये 12 मोल नहीं है। तो बस इसी से कैलकुलेशन करो। तो इससे कैलकुलेशन होगी कि इससे होगी? इससे होगी, क्योंकि ये लिमिटिंग रीजेंट हो गया। ऑक्सीजन चाहिए कितना 12 मोल और वो है कितने 8 मोल। तो ये पहले खत्म हो जाएगा, पहले खत्म हो जाएगा, तो ये लिमिटिंग रीजेंट हो गया। तो इससे कैलकुलेशन कर लो। अगर 12 मोल ऑक्सीजन लेता हूँ, 12 मोल ऑक्सीजन लेता हूँ, तो उससे क्या मिलता है मुझे 8 मोल SO3 मिलता है। तो 1 मोल ऑक्सीजन लूंगा तो कितने मोल SO3 मिलेगा 8/12। तो 8 मोल अगर ऑक्सीजन लूंगा तो कितने मोल SO3 मिलेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। तो 8/12 इंटू क्या हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 64/12। सोल्व कर लेंगे इसे। आगे बात समझ में? तो इतने मोल बनेंगे किसके SO3 के। यहाँ देखिए ये कह रहा है कैलकुलेट एटॉमिक वेट, एवरेज एटॉमिक वेट। जैसे एवरेज एटॉमिक वेट यानी कि किसके लिए, आइसोटॉप्स के लिए। ये Cl है, Cl के दो आइसोटॉप्स कह रहा है कि 35 वाला और 37 वाला। इसकी परसेंटेज ऑफ अबंडेंस देखी 75 और इसकी परसेंटेज ऑफ अबंडेंस देखी कितनी है 25। तो कह रहा है एवरेज एटॉमिक वेट निकालो। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन वो किससे आएगा, वो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, M1x1, मतलब M1x1 प्लस M2x2 अपॉन 100। ठीक है, परसेंटेज में दे रखा तो अपॉन में क्या रख लेंगे 100। तो देखिए M1 मास तो कितना है 35 और इसकी परसेंटेज कितनी दे रखी है 75, प्लस इसका मास कितना है 37 और इनटू परसेंटेज कितनी दे रखी है इसकी 25 और डिवाइडेड बाय क्या होगा टोटल परसेंटेज कितनी है 100। तो यहाँ से सोल्व कर लेंगे, मास आ गया 35.5। तो कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो जब हम एवरेज एटॉमिक वेट निकाल रहे हैं, एवरेज एटॉमिक वेट निकाल रहे हैं, तो वो किससे क्या रख रहा है M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3 अप टू डेट जितने भी आइसोटॉप्स हैं, और अपॉन क्या होगा x1 प्लस x2 प्लस x3, वो सबका उनका सम कितना हो जाएगा, सबका 100। तो ये है M1 M2 M3 तो क्या है डिफरेंट डिफरेंट आइसोटॉप के मास, और x1 x2 x3 क्या है परसेंटेज ऑफ अबंडेंस है किसकी, आइसोटॉप्स की। जैसे कह रहा है Fe है, Fe के 3 आइसोटॉप्स रखे हैं, Fe 54 वाला, 56 वाला और 57 वाला। इनकी परसेंटेज ऑफ अबंडेंस दे रखी है 5% एग्जिस्ट करता है, 90% और ये 5%। तो एवरेज मास पूछ रहा है, तो एवरेज मास कैसे निकल जाएगा, M1x1 M2x2 M3x3 अपॉन 100। M1 तो कितने, देखिए x1 तो कितना हो गया 5 और मास कितना हो गया 54, प्लस M2 मास तो कितना हो गया 56 और परसेंटेज कितनी हो गई 90, प्लस मास कितना हो गया 57 और परसेंटेज कितनी हो गई 5 डिवाइडेड बाई 100। इसे सोल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा आंसर। जैसे बोरॉन के दो आइसोटॉप्स हैं B10 और B11, इनकी परसेंटेज ऑफ अबंडेंस दे रखी है इतने परसेंट है, ये इतने परसेंट है। तो एवरेज मास निकालिए बोरॉन का, तो निकाल देंगे M1 इंटू x1 प्लस M2 इंटू x2 अपॉन 100। जैसे कार्बन के आइसोटॉप्स हैं, ये कह रहा है कार्बन का जो एवरेज, कार्बन का क्या पूछ रहा है कि कार्बन का क्या है, हमारे पास कार्बन के दो आइसोटॉप्स हैं, कार्बन का एवरेज एटॉमिक वेट दे रखा है 12.01 और कार्बन के दो आइसोटॉप्स हैं, एक C12 और एक C13 वाला दे रखा है। ये कह रहा है इन दोनों का एवरेज मास निकल के ही आता है, तो इनकी परसेंटेज ऑफ अबंडेंस बताओ। अगर ये x% मान लिया तो ये कितना होगा 100 माइनस x, बस लगा दो। तो एवरेज मास तो दे दिया 12.01, तो M1 इंटू x1 प्लस M2 इंटू x2 और अपॉन 100। यहाँ से सोल्व करेंगे तो x निकल कर आ गया 99। अगर ये x आ गया 99 तो ये 99%, तो वो कितना बचेगा 1%। ठीक है, देखिए एक ये होमवर्क दे देता हूँ मैं आपको। ये कह रहा है मेरे पास कार्बन है जिसका एवरेज एटॉमिक वेट कितना है 12.6 और इसके 3 आइसोटॉप्स हैं C12 C13 और C14 वाले, जिसमें C12 की परसेंटेज दे रखी है, परसेंटेज ऑफ अबंडेंस कितनी 40%। तो कह रहा है इन बाकी दोनों की C13 और C14 वाले की परसेंटेज ऑफ अबंडेंस बताइए। क्वेश्चन समझ में आ गया। कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं C12 C13 C14, C12 वाले की परसेंटेज ऑफ अबंडेंस कितनी है 40%, तो बाकी दोनों की परसेंटेज निकालिए। अगर एवरेज वेट कितना है कार्बन का 12.6, तो कैसे करेंगे, ये टोटल तीनों मिलके किस में होंगे 100% में, 100 में से 40% ये ले गया, 40% ये ले गया, तो ये दोनों मिलके कितने बचे होंगे 60% में। 60% में से अगर आप इसको कितना मान लोगे x%, तो इसको कितना मान लेना 60 माइनस x मानना, क्योंकि इन दोनों का सम कितना है 60। बस अब सोल्व कर देंगे M1x1 M2x2 M2x3 इजिकल टू होगा दिस। देखिए एक और प्रॉब्लम, जैसे ये नियोन है, नियोन का एवरेज एटॉमिक वेट कितना दे रखा है 20.2 और नियोन के दो आइसोटॉप दे रखे हैं, एक 20 वाला एक 22 वाला। तो कह रहा है इनकी परसेंटेज ऑफ अबंडेंस बताओ।
तो अगर मैं इसको x% मान लूँ तो वो कितना होगा 100 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों मिलके 100 में हैं। सॉल्व कर लीजिए, m1 इंटू एक्स प्लस m2 इंटू x2 अपॉन क्या हो जाएगा 100 इजिकल टू कितना होना है 22.2। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x कितना आ रहा है 80, तो अगर x कितना आ रहा है 90, तो अगर ये 90% है तो कितना बचा होगा 10%। क्लियर? देखिए इसमें क्या है, ये आपका मॉल कॉन्सेप्ट का रिवीजन कंप्लीट हो गया, एक रिवीजन कंप्लीट हो गया। कुछ दिनों बाद में मैं आपको कुछ और अच्छी अच्छी सी प्रॉब्लम, इसका एक लेक्चर और बना के कुछ अच्छी सी प्रॉब्लम और डाल देंगे। मैंने आपको मना कर रखा है किसी बुक से कोई प्रॉब्लम नहीं करनी, कहीं से कुछ नहीं करना है, सिर्फ लेक्चर पढ़िए, लेक्चर के क्वेश्चन करके देखिए। इनके कुछ क्वेश्चन जो मैं कराता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कराता हूँ, कुछ क्वेश्चन अपने आप भी करके देखिएगा, उनको लिख लीजिएगा, ठीक है। एक टेस्ट में जल्दी से डाल दूंगा इनका, वो टेस्ट आप करके देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा आपको कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और कुछ दिनों बाद में इसका फिर एक रिवीजन और डाल देंगे 10-20 दिन बाद, ठीक है। चलिए।